हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात की थी। कल हमने नया अध्याय शुरू किया था, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में हमने देखा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी आई थी। पहले आए थे पुर्तगाली, फिर उसके बाद में डच। डच के बाद में डच मतलब नीदरलैंड के लोग। उसके बाद में अंग्रेज आए थे। अंग्रेज अभी थे 1608 में। पुर्तगाली आए थे 1498 में। और डच या नीदरलैंड के लोग आए थे 1602 में। और अंग्रेजों के बाद में थे डेनिश 1616 में। और फ्रांसीसी 1664 में आए थे। और स्वीडिश 1731 में आए थे। पहला आया था पुर्तगाली, आए थे 1497 में। वास्को डी गामा आया था पहले। पुर्तगाली आया थी जो जो का मतलब कालीकट बंदरगाह पर आया था। भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर आया था। कालीकट के जम्मूदीन ने उसका स्वागत किया था, जो केरल का शासक था। वास्को डी गामा को यहाँ आने में 90 दिन लगे थे और 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को डी गामा पर दूसरी बार भारत आता है। और वास्को डी गामा के साथ एक 2 भाषीय जानकार आया था, 2 भाषा का जानकार अब्दुल मलिक नामक। और बार्थोलोमेव मीडिया ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी भारत में। और मतलब वास्को डी गामा को भारत जाने के लिए इब्न मसीह ने गाइड किया था, सलाह दी थी मतलब। और वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यात्री था, पुर्तगाली यात्री। तो हमने कल बात की ली थी। 1503 में पुर्तगालियों ने कोची में फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी। और उसके बाद में 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगालियों भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर गवर्नर बनाया गया था। तो लिखने हैं आगे। 1505 ईस्वी में 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अल्मेडा मेडा को पुर्तगाली साम्राज्य का को पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में गवर्नर बनाया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में गवर्नर बनाया गया था। कब? 1505 में बनाया गया था। 1509 में दूसरा गवर्नर बना था। 1509 ईस्वी में अल्फोंसो डी अल्बुकर्को। 1509 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में दूसरा गवर्नर बनाया गया था। भारत में दूसरा गवर्नर बनाया गया था। किसे? अल्बुकर्क को। और इसके बाद में अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का पुर्तगाली साम्राज्य उपनिवेश का संस्थापक बनाया गया था। अल्बुकर्क को भारत और पुर्तगाली साम्राज्य का उपनिवेश का वास्तविक संस्थापक बनाया गया था। वास्तविक संस्थापक बनाया गया था। किसे? अल्बुकर्क को। उसके बाद 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय की सहायता से
बीजापुर सुल्तान से गोवा छीना था। अल्बुकर्क ने 1510 में अल्बुकर्क आता है, कृष्णदेवराय की सहायता लेता है, बीजापुर सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। इसने मतलब गोवा को जीत लिया। किसकी सहायता से? अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय से गोवा को जीत लिया था। किसने? अल्बुकर्क ने। कब? 1510 में जीत लिया था। पुर्तगाली हम जीतने के बाद में पुर्तगाली मतलब कौन? अल्बुकर्क। भटकल में एक किला बनाने के लिए इन्होंने पुर्तगाली ने भटकल कर्नाटक में विजयनगर की सहायता से भटकल में एक किले का निर्माण किया। मैं लिख देता हूँ, आपको इसमें समझने कोई बात नहीं है, आप तो वैसे देखो। पुर्तगालियों ने भटकल कर्नाटक में विजयनगर की सहायता से पुर्तगालियों क्या किया? भटकल कहाँ है? कर्नाटक में। तो इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों विजयनगर की सहायता से इन्होंने भटकल में किले का निर्माण किया। सहायता से भटकल में एक किले का निर्माण किया। भटकल में एक किले का निर्माण किया था। उठा लीजिए आप, उठा लीजिए। पुर्तगालियों ने भटकल कर्नाटक में स्थित है। पुर्तगालियों ने क्या किया? विजयनगर की सहायता ली। भटकल में एक किले का निर्माण किया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में गवर्नर बनाया गया। 1500 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का दूसरा गवर्नर बनाया गया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य उपनिवेश का वास्तविक संस्थापक बनाया गया। 1510 में अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय की सहायता से बीजापुर से गोवा जीत लिया था। पुर्तगालियों ने भारत के मतलब भटकल कर्नाटक में विजयनगर की सहायता से भटकल में किला का निर्माण किया था। किले की स्थापना की थी, निर्माण किया। उठा लीजिए और फिर और आगे बताओ। अब ये क्या करता है? 1530 में एक नीनो दी कुना नाम का एक व्यक्ति था। वह अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित करता है और 1961 में कोचीन से क्या करता है? नीनो दी कुना अपने राजधानी कोचीन से गोवा ले जाता था। गोवा में फिर क्या किया? भारतीयों ने एक ऑपरेशन चलाया था 1961 में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय आरंभ किया। इससे पुर्तगालियों अधिकार कर रखा था गोवा में, गोवा को खाली करवाया गया भारतीयों के द्वारा ऑपरेशन विजय आरंभ के द्वारा 1961 में। बता लीजिए आपने। पंद्रह सौ दस ईस्वी में अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय की सहायता से बीजापुर सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। उठा लिया।
तो आपको मैं तैयारी कराऊंगा आर एस व आई एस के लिए, IAS। अभी आपको पता हो तो RAS मेंस की जो कट ऑफ गई है वो 250 गई है। RAS मेंस का तो 800 में से 250 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, 250 पे क्वालिफाई हो गए। अब देख लीजिए, आप 250 नंबर चाहिए मेंस में। अब प्री का एग्जाम है 2 फरवरी को, देखते हैं क्या होता है प्री में कितनी की जाती है। तो 10 तरफ से ये साफ नहीं होता है बोर्ड से, इसलिए मैं 10 नहीं लेके आया। तो हमने बात कर ली थी, मतलब पॉलिटिकल में उन्होंने किला बना लिया था पुर्तगालियों ने विजयनगर की सहायता से। अब क्या हुआ, एक पुर्तगाली 1530 ईस्वी की 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में नीनो दी कुना ने नीनो 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 दी कुन्हा ने नीनो दी कुन्हा ने कोचीन से अपनी राजधानी को कोचीन से अपनी राजधानी को अपनी राजधानी को गोवा गोवा स्थानांतरित कर दिया था। स्थानांतरित कर दिया था किसने? नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा ने कोचीन से अपनी राजधानी को गोवा स्थानांतरित कर दिया था। राजधानी कोचीन से गोवा ले जाता है, लेकिन अब क्या होता है, भारतीयों ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, उसका नाम था 1961 में ऑपरेशन विजय आरंभ किया। 1961 में भारतीय सेना ने 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय आरंभ किया था। विजय आरंभ किया था पुर्तगालियों से गोवा खाली कराने के लिए। ये ऑपरेशन विजय आरंभ करने का उद्देश्य था कि पुर्तगालियों से गोवा खाली कराने के लिए गोवा खाली करवाने के लिए ऑपरेशन विजय आरंभ किया था 1961। पुर्तगाली से गोवा खाली करवाने के लिए ऑपरेशन किया था। मतलब ऑपरेशन एक अभियान चलाया था 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय आरंभ किया। अब क्या होता है, जब पुर्तगाली, इनकी कुछ विशेषताएं भी नहीं है भारत में। पुर्तगालियों की विशेषताएं देखेंगे, जैसे नीले समुद्र की नीति, ये स्वयं को पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी कहते हैं। इनकी इनकी पुर्तगालियों की नौसेना और जल से नौसेना मतलब जल की सेना, नौसेना वायुसेना दोनों शक्तिशाली थी। नौसेना नौसेना जो समुद्र के बीच में रहती है, नेवी वाली वो सेना भी, और जल में रहती है, वो दोनों शक्तिशाली थे पुर्तगाली।
समुद्र का इन्हें समुद्र का स्वामी कहा जाता है पुर्तगालियों को। समुद्र का स्वामी कहा जाता है। और इनके समुद्री साम्राज्य का नाम ईस्ट इंडिया था। पुर्तगालियों की विशेषताएं लिखनी है आपको। पुर्तगालियों की विशेषताएं 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 पहली है पहली विशेषता नीले समुद्र की नीति। नीला समुद्र की नीति नीले समुद्र की नीति। ये पुर्तगाली श्रम को समुद्र का स्वामी कहते हैं। लिखना है पुर्तगाली श्रम को समुद्र का स्वामी कहते हैं। समुद्र का स्वामी कहते हैं। पुर्तगाली श्रम को समुद्र का स्वामी कहते हैं। समुद्र का मतलब हम ये नीला जो समुद्र है इसके मालिक कौन है? हम ही है। ये नीले समुद्र का मालिक हम ही है। पुर्तगाली कहते हैं। इस श्रम को समुद्र का स्वामी कहते हैं। और अतः पुर्तगालियों की नौसेना मैं लिख देता हूँ। अर्थात पुर्तगालियों की नौसेना व पुर्तगालियों की नौसेना व जलसेना अत्यधिक शक्तिशाली थी। पुर्तगालियों की नौसेना व जलसेना अत्यधिक शक्तिशाली थी। और पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम इनके समुद्री साम्राज्य का नाम एस्टाडो दे इंडिया था। एस्टाडो दे इंडिया। इनके पुर्तगाली साम्राज्य का नाम एस्टाडो दे इंडिया था। पहली तो नीले समुद्र की नीति। पुर्तगाली श्रम को समुद्र का स्वामी कहते हैं। समुद्र का स्वामी। पुर्तगाली की नौसेना व जलसेना अत्यधिक शक्तिशाली। इनके समुद्री साम्राज्य का नाम एस्टाडो दे इंडिया था। अब ये उतार लीजिए और देखेंगे दूसरी विशेषता है पुर्तगालियों की। पहले तो नीली समुद्र की। अब दूसरी थी खालतर सिस्टम। समुद्र में कोई भी गतिविधि करने से पहले पुर्तगालियों से लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ती थी। अकबर ने भी समुद्र देखने के लिए पहले पुर्तगालियों से खालतर सिस्टम लिया था, लाइसेंस लिया था। और अकबर ने कैम्बे खंबात की खाड़ी में पहली बार समुद्र देखा था। आप उतार लीजिए इसे। मैं डाल दूं।
दूसरी विशेषता कालतज सिस्टम। दूसरी विशेषता थी पुर्तगाली कालतज सिस्टम। कालतज सिस्टम ये होता है, यदि कोई भी समुद्र में कुछ भी करने देखने जाएगा या कोई नाव लेके आएगा, उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी पुर्तगालियों से। तो कालतज सिस्टम जब समुद्र में कोई भी गतिविधि करने से पहले समुद्र में कोई भी गतिविधियां करने से पहले पुर्तगालियों से कालतज सिस्टम या लाइसेंस लेना। कालतज मतलब समुद्र में कोई भी गतिविधि करने से पहले पुर्तगालियों से कालतज सिस्टम या लाइसेंस लेना पड़ता था। या अनुमति लेनी पड़ती थी किसे? पुर्तगालियों से समुद्र देखने। अकबर ने भी पुर्तगालियों से समुद्र देखने के लिए कालतज सिस्टम लिया था। कालतज सिस्टम लिया था या खरीदा था किसने? अकबर ने। किससे? पुर्तगालियों से। मतलब अकबर ने भी पुर्तगाल समुद्र देखने का कालतज सिस्टम लिया था। अकबर ने गुजरात अभियान के समय, अभी कोई ले नहीं है, अकबर ने गुजरात अभियान के समय जब गुजरात अभियान हुआ था, तब अकबर ने अभियान के समय कैम्बे खंबात की खाड़ी में पहली बार समुद्र देखा था। अकबर ने खाड़ी में पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। कहाँ? अकबर ने गुजरात अभियान से कैम्बे खंबात की खाड़ी में, गुजरात में पहली बार समुद्र देखा। ये तो होगी दो पुर्तगालियों की दो विशेषता। अब तीसरी विशेषता आर्मेडा काफिला व्यवस्था। तीसरी आर्मेडा काफिला
व्यवस्था। पुर्तगाली क्या है, समुद्र के स्वामी है, समुद्र को अपना अपना ही राज्य समझता है। तो पुर्तगाली समुद्र में व्यापारी जहाजों को सोचते हैं। जो पुर्तगाली क्या करते हैं, आर्मेडा काफिला व्यवस्था के तहत काफिला काफिला इसके जितने भी देशों के जो समुद्री जहाज आते थे, उनकी सुरक्षा करते थे कौन, पुर्तगाली। इसके बदले में वो आर्मेडा काफिला व्यवस्था मतलब एक टैक्स लेते थे मतलब उनसे। तो पुर्तगाली आर्मेडा काफिला व्यवस्था के तहत उन व्यापारिक जहाजों की मतलब सुरक्षा करते थे। पुर्तगाली व्यापारिक जहाजों की समुद्र में पुर्तगाली पुर्तगाली यार पुर्तगाली समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए पुर्तगाली व्यापारिक जहाजों की जो भी सुरक्षा करते हैं। समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुरक्षा करते थे। व्यापारिक जहाज मतलब जैसे कोई से भी देश के मतलब कोई से भी जहाज हो, उनकी मतलब सुरक्षा करते थे। उनमें सामान आता था, कोई चोर के नहीं ले जाए, कोई आपदा नहीं आ जाए, तो ये सुरक्षा करते थे कौन, पुर्तगाली समुद्र में। पुर्तगाली सुरक्षा करते थे आर्मेडा काफिला व्यवस्था के तहत पुर्तगाली समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करते थे। कालता सिस्टम समुद्र में कोई भी गतिविधि करने से पहले पुर्तगालियों से कालता सिस्टम या लाइसेंस या अनुमति लेनी पड़ती थी। अकबर ने भी पुर्तगाली समुद्र देखने के लिए कालता सिस्टम लिया था। अकबर ने गुजरात अभियान के समय कैमरे खंभात की खाड़ी में पहली बार अकबर ने समुद्र देखा। आर्मेडा काफिला व्यवस्था या पुर्तगाली समुद्र में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इतना बता दीजिए पूरा और कराऊंगा आगे। अब क्या होता है, पुर्तगाली जब भारत में आए थे ना, पुर्तगाली ने भारत में 1556 में एक गोवा में क्या किया था, एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। मतलब छापा करना, जो कागज पत्र छापते हैं ना, एक प्रेस लेके आए थे 1556 में गोवा में। प्रिंटिंग प्रेस छापा खाना की शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने भारत में मक्का मक्का और तंबाकू की खेती स्टार्ट की थी। मतलब पुर्तगाल में मतलब तंबाकू की खेती होती थी। मतलब तो ये इन्होंने यहाँ भारत में तंबाकू की खेती की थी, तंबाकू और मक्का की। 1605 में भारत में तंबाकू खेती की। जब तंबाकू खेती की तो इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया तंबाकू का। तो इनकी मतलब तंबाकू अधिक बिकने लगी, तो इस पर मतलब नशा होने लगा ज्यादा। तो ज्यादा सेवन करने, तो जहांगीर ने, उस समय जहांगीर का शासनकाल था, तो जहांगीर ने इस तंबाकू खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जो पुर्तगाली आए थे, इन्होंने स्थापक गोथिक शैली का विकास किया है। तो भारत में नई नई शैलियों का विकास किया है। कैसे, मतलब मकानों का मतलब ऊंची जो इमारतों का निर्माण है, जो ऊंचे मतलब ऊंचा हुआ, मतलब कोई भी इमारत का निर्माण करे तो ऊंची बनाए उसे, उसमें नुकीले नौरात हो, उसमें मतलब तिरछे ऊपर होती है ना टोपी से, उसमें नुकीले नौरात और बारीक अलंकार में मतलब डिजाइन बनाई जाए, वो पुर्तगाली लेकर आए थे। इससे हमारी स्थापत्य कला की गोथिक शैली का विकास हुआ है। तो बताता हूँ मैं।
आरएस में कुल 32 सब्जेक्ट है। 32। 7 तो इतिहास के भाग है। जैसे भारतीय इतिहास 3 भागों में और राष्ट्रीय इतिहास 2 भागों में। जैसे मध्यकालीन राष्ट्रीय इतिहास और आल तक दो तो हो गए, और एक वो मतलब वर्ल्ड इतिहास। 6-7 भाग तो इतिहास के हैं। तो उसके बाद राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस और भारत की और वर्ल्ड की ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके बाद इथिक्स, एनवायरमेंट और विविधि, मतलब बहुत सारी सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी। और मिडिवल भी पढ़ाऊंगा आपको, और राजस्थान आर्ट और कल्चर भी, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा आपको मैं। पहले ये कंप्लीट होते हैं फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो हमने देखा था कि पुर्तगाली आते हैं भारत में, और 1556 में पुर्तगालियों ने सूखने दो इसको। तो 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने 56 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। प्रिंटिंग प्रेस कह दो यार। प्रिंटिंग प्रेस या छापा खाना पुस्तक में लिखना है इसके आगे, प्रिंटिंग प्रेस के आगे छापा खाना की स्थापना, छापा खाना लगाया था। मैं लिखता हूँ गोवा में प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना लगाया था। कहाँ? गोवा में स्थापित किसके द्वारा? पुर्तगाली। मक्का और पुर्तगालियों ने भारत में मक्का और तंबाकू खेती की थी। मक्का और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने भारत में प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों ने मक्का और तंबाकू की खेती पुर्तगाली लेकर आए थे। तंबाकू खेती भारत में पुर्तगाली लेकर आए। मतलब भारत में मक्का और तंबाकू की खेती कौन लेकर आया था? पुर्तगाली लेकर आए थे मक्का और तंबाकू खेती। 1605 ईस्वी में भारत में तंबाकू खेती की गई। क्वेश्चन है आ सकता है 1605 तंबाकू खेती कब की? 1605 ईस्वी में भारत में तंबाकू की खेती की गई। तंबाकू की खेती की गई थी। भारत में पहली बार तंबाकू की खेती
1605 ईस्वी में भारत में तंबाकू पहली बार तंबाकू खेती की गई है ना। और जहांगीर ने तंबाकू खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब जब लोग ज्यादा नशा करने लगे तो जहांगीर खुद भी नशा करने लग गया था, तो इसने तंबाकू खेती पर क्या गया प्रतिबंध लगा दी, बैन निकलवा दी थी इसे भारत में। और जो पुर्तगाली है हमारे भारत में इनके जो ये कला लेकर आए थे, इस समय स्थापत्य कला की गोथिक शैली का विकास हुआ है। इस समय स्थापत्य मतलब निर्माण करने की, जो किले महल निर्माण करने की है जो कला है, उससे बढ़ोतरी हुई है। स्थापत्य कला की इसे स्थापत्य कला की गोथिक इससे स्थापत्य कला की पुर्तगालियों ने स्थापत्य कला की गोथिक शैली का विकास गोथिक शैलियों में की। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला की गोथिक शैली आरंभ हुई थी। मतलब पुर्तगालियों के भारत आने से पुर्तगालियों के भारत आने से पुर्तगालियों के भारत आने से पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला की गोथिक शैली आरंभ हुई है। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला के निर्माण किया है। उससे मतलब गोथिक शैली का विकास हुआ है भारत में। उसके बाद में जैसे गोथिक शैलियां में जैसे हम देखेंगे, जैसे गोथिक शैलियां देख लीजिए, जैसे ऊंची छतें, ऊंची क्या हुई छतें बनने लगे, ऊंची छतें बनने लगे मकानों की। नुकीले नौरात बारीक अलंकार गोल स्तंभ, बारीक अलंकार व गोल स्तंभ, अलंकार व गोल स्तंभ। जब पुर्तगाली हमारे भारत में आए थे तो उन्होंने स्थापत्य कला की गोथिक शैली का विकास किया। जैसे ऊंची छतें कैसे बनने लगी, ऊंची नुकीले नवाब ऐसे होते हैं, जैसे देखिए जो मंदिरों के ऊपर बने होते हैं तो ऐसे जो होते हैं नुकीले नवाब। बारीक अलंकार जो डिजाइन बनी होती है उनको कहा जाता है बारीक अलंकार। ताजमहल में जो बनी हुई है डिजाइन अंदर पत्थरों में, उसको कहा जाता है बारीक अलंकार। गोल स्तंभ, जो गोल स्तंभ बनाए गए ताजमहल के आगे जो स्तंभ लगे हुए हैं, उनका विकास किसने किया, पुर्तगालियों। अब पुर्तगाली आ गए भारत में। अब पुर्तगालियों की असफलता का भारत में ज्यादा दिनों तक पुर्तगाली क्यों नहीं रहते थे, क्यों नहीं, क्यों पुर्तगाली इसलिए नहीं रुके थे भारत में, तो पुर्तगालियों को ब्राजील में सोने की खानें मिल गई थी। और तो पहले आप इसको उतारिए, फिर मैं आपको दिखा। ब्राजील में सोने की खानें मिल गई थी पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों धार्मिक नहीं थी, पुर्तगालियों ने इन्होंने भारतीयों का धर्मांतरण करने का प्रयास किया। मतलब अल्बुकर्क ने क्या किया, पुर्तगालियों से कहा कि तुम भारतीयों से शादी करने के लिए शादी कर लो। अल्बुकर्क है ना, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर था, उसने पुर्तगालियों
कि पुर्तगालियों से कहा कि तुम भारतीय महिलाओं से क्या क्या शादी कर लो। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को धर्मांतर करने का प्रयास किया धार्मिक में नीति में। और अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया, इसलिए इनका भारत में असफलता रही इनको। ये ज्यादा दिन तक टके नहीं थे, भारत में रुके नहीं थे, इसलिए चले गए थे। तो अब पुर्तगालियों की असफलता का आप इसको उतारिए, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। फिर कल फिर खत्म हो जाएगा असफलता का। फिर कल से डच व नीदरलैंड के लोग और पुर्तगाली खत्म हो जाएंगे, फिर आगे आएंगे डच व नीदरलैंड के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। आप बता दीजिए। उतार लिया, उतार लीजिए। तो पुर्तगालियों की असफलता के कारण, पुर्तगालियों की असफलता पुर्तगालियों की असफलता के कारण, बाद में जो असफलता रही, असफलता के कारण पहला है इन्हें इन्हें पुर्तगालियों को पुर्तगालियों को ब्राजील में, पहला कारण है पुर्तगालियों को ब्राजील में सोने की खाने मिल गई थी, खाने मिल गई थी। कि इन्हें क्या हुआ, सोने की खाने मिल गई, तो इन्होंने क्या किया, भारत को छोड़ दिया, भारत से चले गए। भारत से जाकर ब्राजील में क्या किया, सोने निकालने लगे थे, पैसे वाले बन गए थे इसलिए। दूसरा कहा था भारतीयों का धर्म, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, इन्होंने भारतीयों का, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, इन्होंने भारतीयों का धर्मांतरण करने का प्रयास किया था। इन्होंने भारतीयों का धर्मांतरण करने का प्रयास किया। तीसरा कारण था अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों से कहा, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए कहा था। किसने, अल्बुकर्क ने। चौथा था अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। अरब के जो व्यापारी थे, अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। पुर्तगालियों का
का विरोध किया था, विरोध विरोध किया था। देखो पुर्तगालियों की ऐसा बोलता कहा है कि पुर्तगालियों को ब्राजील में क्या है, सोने के खाने मिल गए थे, प्राप्त हो गए थे। पुर्तगालियों की धर्म थे, इन्होंने भारतीयों का धर्मांतरण करने का प्रयास किया, मतलब भारतीयों को मतलब भारतीयों के साथ गंदा व्यवहार करने लगे थे। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए कहा था। और अभी जो व्यापारी उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध किया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो भारत में, इसलिए इनके असफलता के कारण थे ये पुर्तगाली। तो आज खत्म हो जाता है पुर्तगालियों का टॉपिक। तो कल से हम दूसरे दूसरे जो हम पुर्तगालियों के बाद में थे, डच 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 मतलब नीदरलैंड के लोग, वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको डेली डेली याद करना है, ठीक है, ओके।